हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर। अपने पढ़ रहे हैं 9th की साइंस और इसमें अपने चैप्टर चल रहा है हमारे आसपास के पदार्थ। और इससे पहले की जो वीडियोस हैं उसमें अपने पदार्थ के गुण पढ़ चुके हैं और पदार्थ की अवस्थाओं का मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था उसमें अपने 6 गुण पढ़ चुके हैं। तीनों अवस्थाओं को अपने तुलनात्मक रूप से पढ़ रहे हैं और इसके 6 गुण लास्ट वीडियो में आ चुके हैं। बाकी गुण अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये मैं आपको बता चुका हूं लास्ट वीडियो में, ठोस अवस्था में कण इस तरह से एकदम टाइटली पैक होते हैं पास पास। क्यों? क्योंकि इनके मध्य आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज़्यादा, जो इनको खींच के रखता है, बांध के रखता है। द्रव अवस्था में क्या होता है, आकर्षण बल थोड़ा सा कम हो जाता है जिससे कण थोड़े थोड़े दूर होने लगते हैं, यानी इतने बंधे हुए नहीं रहते ठोस की तरह, थोड़े थोड़े मतलब बीच में गैप आने लग जाते हैं। फिर गैस में जो आकर्षण बल है वो इतना कम हो जाता है कि कण स्वतंत्र गति करने लग जाते हैं, बहुत दूर दूर होने लग जाते हैं। तो देखो दोस्तों, बात करते हैं पहले गुण की, कणों की गतिज ऊर्जा पर ताप का प्रभाव। तो देखो दोस्तों, इसको समझने के लिए आपने घर पे पानी को गर्म होते हुए देखा होगा। जब पानी पहले ठंडा होता है तो एकदम शांत होता है, जैसे जैसे पानी गर्म होने लगता है तो आपने देखा होगा उसमें छोटे छोटे इस तरह से ड्रॉपलेट्स, कण, बूंदें जो है वो तेज दौड़ने लग जाती हैं। इसका मतलब ताप बढ़ाने पर पहले तो वो टिक के बैठे थे, यानी उनकी गतिज ऊर्जा क्या थी, कम थी। पर जैसे ही आपने ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाने पर ताप से ऊर्जा मिली कणों को, और कणों को ऊर्जा मिलने पर कण टिक के नहीं बैठेगा और दौड़ेगा। यानी ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो आप पानी को गर्म करते हो तो आपने देखा होगा कण किस तरह से दौड़ने लग जाते हैं। तो देखो दोस्तों, कणों की गतिज ऊर्जा पर ताप का प्रभाव क्या है, ताप बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। अब देखो दोस्तों, वही यहां भी ऐसा ही होगा, ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी कणों की, यहां भी सेम ही चीज होगी। यहां भी कणों की मतलब गतिज ऊर्जा ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी और यहां भी सेम ही चीज होगी, यहां भी कणों की गतिज ऊर्जा ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी। यानी ये सेम ही लाइन तीनों में आएगी। तीनों में ही, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जब आप ताप बढ़ाते हो तो कण तेजी से दौड़ने लग जाते हैं। इसका मतलब कणों की गतिज ऊर्जा ताप बढ़ाने पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले गुण पर, पदार्थ का आकार। अब देखो दोस्तों, इन तीनों को देखकर आपको ये पता चल रहा होगा भी किसका आकार निश्चित हो सकता है। भी यहाँ आकर्षण बल क्या है, ज़्यादा है, जो इनको हिलने नहीं देगा, यानी इसका आकार जल्दी से बदल नहीं सकता, यानी इसका आकार क्या होगा, ठोस का निश्चित। पर यहाँ क्या है, गैस में आकर्षण बल इतना कम है भी कण इधर उधर भागेंगे, यानी इसकी कोई संरचना होगी नहीं, आकार होगा ही नहीं, यानी इसका आकार क्या होगा, अनिश्चित। और ऐसा ही किसमें होगा, द्रव में, क्योंकि द्रव में बीच में खाली जगह है, कण कभी इधर होगा कभी इधर होगा, अपनी जगह चेंज करेगा, जिससे इसका आकार क्या होगा, बार बार बदलेगा, यानी इसका आकार भी क्या होगा, अनिश्चित। तो देखो दोस्तों, कणों के मध्य आकर्षण बल सर्वाधिक, अतः पदार्थ का आकार निश्चित। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ आकार निश्चित क्यों होता है, क्योंकि कणों के मध्य आकर्षण बल क्या है, सर्वाधिक है। यहाँ क्या होगा, देखो दोस्तों, कणों के मध्य आकर्षण बल कम, अतः आकार अनिश्चित। इसका आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा। इसको और समझेंगे भी अपने, कणों के मध्य आकर्षण बल नगण्य, अतः आकार अनिश्चित।
अब देखो इसमें तो आपको समझ में आ ही गया होगा अभी आकार अनिश्चित क्यों है, क्योंकि कण इतनी दूर दूर भाग रहे हैं, कभी जुड़ेंगे नहीं, आकार बनेगा कैसे। यहां भी आपको समझ में आ गया होगा अभी आकार निश्चित क्यों है, क्योंकि सारे कण पास पास हैं, आकर्षण बल बहुत ज्यादा है जिससे आकार बना रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब द्रव में देखो दोस्तों बीच में गैप है, कभी कण इधर होगा कभी इधर होगा, यानी आकर्षण बल क्या है, बहुत ज्यादा नहीं है, बीच में रिक्त स्थान होने की वजह से अपनी संरचना बदल सकता है। जैसे 1 लीटर पानी को अगर आप गिलास में डाल दो तो गिलास की आकृति ले लेगा, अगर आप उसे कटोरी में डाल दो तो कटोरी की आकृति ले लेगा, यानी वो अपना पानी तो उतना ही है 1 लीटर, पर वो पहले गिलास की आकृति ले गया, बाद में वो कटोरी की आकृति ले गया। क्यों? क्योंकि उसके बीच में क्या है, कणों के बीच में रिक्त स्थान है, आकर्षण बल ज्यादा नहीं है जिससे वो अपनी आकार या संरचना को बदल सकता है। तो देखो दोस्तों अब बात करते हैं अगले गुण की, पदार्थ का आयतन। तो आपको यहां दिखाई दे रहा है भी सारे कण एक ही जगह पर है, आयतन मतलब मात्रा भी, अब इसके कण इधर उधर हो ही नहीं सकते, आकर्षण बल इतना ज्यादा है भी कण इधर उधर हो नहीं सकते। तो यहां क्या होगा, कारण यही है कणों के मध्य आकर्षण बल सर्वाधिक, अतः पदार्थ का आकार आयतन भी क्या होगा, निश्चित। आयतन क्या होगा, निश्चित। आप इसका अगर आपसे पूछ लिया जाए भी ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है, तो उत्तर वही आएगा सेम, कणों के मध्य आकर्षण बल क्या होता है यहाँ पर, सर्वाधिक, इसलिए कणों का आयतन क्या होता है पदार्थ में, या पदार्थ ठोस अवस्था में आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ भी आयतन क्या होता है, निश्चित। आयतन क्या होता है, निश्चित। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन होगी दोस्तों आपको, आयतन निश्चित क्यों है, देखो दोस्तों आकार अनिश्चित है क्योंकि बीच में गैप है, इधर उधर होने से आकार बदल सकता है, पर आयतन निश्चित है क्यों, क्योंकि सारे कण तो एक जगह ही पड़े हैं ना यहाँ पर। वो अलग बात है अभी मजबूती से नहीं जुड़े हुए, पर पड़े तो एक ही जगह पे है ना, मात्रा तो एक ही जगह पे पड़ी है सारे कणों की, यानी आयतन यहाँ पर क्या होगा, निश्चित होगा। अब 1 लीटर पानी है, उसे आप गिलास में डाल दो या कटोरी में डाल दो, पानी तो 1 लीटर ही रहेगा ना, आयतन तो उतना ही रहेगा, बदलेगा क्या, उसका आकार। गिलास में डालोगे तो गिलास की आकृति ले लेगा, कटोरी में डालोगे तो किसकी आकृति ले लेगा, कटोरी की आकृति ले लेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ठोस में आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। क्यों? क्योंकि आकर्षण बल ज्यादा होता है। द्रव में आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। ध्यान रखना क्यों, क्योंकि आकर्षण बल क्या होता है, मध्यम प्रकार का, मतलब ठोस जितना ज्यादा नहीं होता है। अब इसमें अगर कंफ्यूज हो गए भी कौन निश्चित, ठोस में तो दोनों ही निश्चित है। अगर आप यहाँ कंफ्यूज होते हो तो ये 1 लीटर वाला पानी वाला एग्जांपल याद रखो भी, 1 लीटर पानी को गिलास में डालें या कटोरी में डालें तो क्या बदल रहा है, आकार। गिलास में डालें तो गिलास की आकृति ले लेगा, कटोरी में डालें तो कटोरी की आकृति ले लेगा, बाकी पानी 1 लीटर ही रहेगा, आयतन नहीं बदलेगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है, कभी पास आएंगे ही नहीं, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, यानी यहां आयतन भी क्या होगा, अनिश्चित, यानी इनका आकार भी अनिश्चित होता है और इनका आयतन भी अनिश्चित होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट गुण की तरफ, पदार्थ की संपीड्यता। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखो संपीड्यता का मतलब क्या है, क्या मतलब है संपीड्यता को, पदार्थ को कितना दबा सकते हैं, मैंने व्यवहारिक रूप में लिख दिया कितना दबा सकते हैं, मतलब जितना पदार्थ को अपने दबा सकते हैं ना वो उसकी संपीड्यता है। संपीड्यता का मतलब है भी आप पदार्थ को कितना दबा सकते हो, वो उसकी संपीड्यता है, कंप्रेसिबिलिटी। अब आप देखो दोस्तों किसको दबा सकते हैं अपने, आप ध्यान से देखो इन तीनों को, इसको दबाना तो संभव ही नहीं है क्योंकि इसके कण क्या है, पहले इतने मजबूती से जुड़े हुए हैं कि इनके बीच में जगह ही नहीं है, दबेगा कैसे ये। सबसे ज्यादा किसको दबा सकते हैं, अपने गैस को, क्योंकि इनके बीच में बहुत ज्यादा जगह हैं, इतनी ज्यादा जगह भी अपने इसको जितना चाहे उतना दबा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों अपने घर में जो खाना बनाने वाली जो सिलेंडर में गैस भरी हुई आती है LPG, वो दबा के भरी जाती है। जो वाहनों में CNG भरी जाती है वो भी दबा के भरी जाती है। हॉस्पिटल में जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का यूज किया जाता है वो भी दबा के ही सिलेंडर में भरी जाती है। अगर ये गुण नहीं होता तो ये चीजें थोड़ी सी क्या हो जाती, टफ हो जाती हैं। इनके नाम मैं आपको अलग से बताऊंगा LPG CNG के, वो एक बार अपने तुलनात्मक गुण पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। सबसे ज्यादा संपीड्यता किस, ठोस की संपीड्यता क्या होगी, सबसे कम। कारण क्या है, चूंकि कणों के मध्य रिक्त स्थान कम, अब जगह ही नहीं है कणों के बीच में तो इसको आप कैसे दबाओगे। यहां पर संपीड्यता क्या होगी, सर्वाधिक।
सर्वाधिक संपीड्यता। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि कणों के मध्य सर्वाधिक रिक्त स्थान मतलब इतनी ज़्यादा खाली जगह पड़ी है, अभी आप उसको जितना चाहो उतना दबा सकते हो। यहाँ क्या होगी? संपीड्यता ठोस से अधिक व गैस से कम। कारण आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके बीच में रिक्त स्थान ठोस से तो ज़्यादा है, इसलिए संपीड्यता ठोस से ज़्यादा होगी, पर गैस से रिक्त स्थान क्या है? कम है, इसलिए संपीड्यता गैस से क्या होगी? कम होगी। अगला गुण क्या है दोस्तों? पदार्थ का घनत्व। देखो दोस्तों, घनत्व एक व्यवहारिक क्या बताता? वैसे तो घनत्व क्या है? प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। इसको मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा, पर एक बार आप पहले यहाँ देखो घनत्व का मतलब क्या है। घनत्व बता रहा है भी एक निश्चित आयतन में एक निश्चित जगह पर पदार्थ की मात्रा कितनी है, कणों की मात्रा कितनी है। अगर कणों की मात्रा ज़्यादा है तो घनत्व ज़्यादा होगा, अगर कणों की मात्रा कम है तो घनत्व कम होगा। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं अपने, जैसे एक कमरा है, उस कमरे में एक तो अपने लोहे का चूर्ण भर रहे हैं, लोहे का पाउडर, और एक उसमें अपने कपास भर रहे हैं, तो आप सोचो भी ज़्यादा क्या आ सकता है कमरे में? कमरा उतना ही है दोनों के लिए, मतलब सेम आयतन का है कमरा, एक जैसे साइज का है, समान आयतन का है, ज़्यादा मात्रा किसकी आएगी? कॉमन सी बात है, ज़्यादा मात्रा किसकी आएगी? लोहे की, इसलिए लोहे का घनत्व क्या होगा? ज़्यादा। और कपास की मात्रा क्या आएगी? उस कमरे में कम आएगी, तो कपास का घनत्व क्या होगा? कम होगा। तो देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होगा? साफ दिखाई दे रहा है, ठोस का, क्योंकि सारे कण एक जगह पे इकट्ठे हो रखे हैं। मात्रा क्या है? ज़्यादा है एक निश्चित जगह पर, तो यहाँ घनत्व ज़्यादा होगा। और सबसे कम घनत्व किसका होगा? गैस का, क्योंकि कण बहुत दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। तो क्या होगा दोस्तों? घनत्व किसका ज़्यादा होगा? सर्वाधिक कहाँ होगा? ठोस में। सब न्यूनतम कहाँ होगा? गैस में। और ठोस से कम व गैस से अधिक, ये बीच में आ जाएगा दोस्तों। यानी सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है? ठोस पदार्थ का, क्योंकि सारे कण, मतलब इसमें ठोस में क्या आ सकते हैं? कण पास पास है ना, तो कणों की मात्रा क्या आ सकती है? कम या ज़्यादा? ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि पास पास है इसलिए ज़्यादा कण पैक हो सकते हैं। गैस के अंदर कण क्या है? दूर दूर हैं, इतने दूर दूर हैं भी ये क्या होंगे? जगह घेर लेंगे, पर कणों की मात्रा क्या आएगी? कम आएगी। कम आने से क्या होगा? यहाँ पे घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और द्रव में क्या होगा? ठोस से कम और गैस से क्या होगा? ज़्यादा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट गुण की, तरलता का गुण। अब ये तरलता क्या है दोस्तों? मैं पहले बता चुका हूँ, पानी की तरह जो पदार्थ बह सकता है उसे अपने तरल बोलते हैं। अब देखो दोस्तों, ठोस क्या पानी की तरह बह सकते हैं क्या? नहीं बह सकते। यानी ये तरलता का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, ये पानी की तरह नहीं बह सकते, इसका मतलब ये तरलता का गुण प्रदर्शित नहीं करते, पर द्रव और गैस दोनों ही पानी की तरह बह सकते हैं। ये भाई साहब तो पहली पानी यानी द्रव ही है, गैस भी पानी की तरह बह सकती है, यानी ये तरलता का गुण प्रदर्शित करते हैं। और ये भी तरलता का गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? पानी की तरह बह सकते हैं ना, द्रव और गैस पदार्थ। तो ये तरलता, जो पानी की तरह बह सकता है वो तरल है, तरलता का गुण प्रदर्शित करता है। अब ठोस पानी की तरह नहीं बह सकता, इसका मतलब ये तरलता का गुण प्रदर्शित नहीं कर सकता। द्रव और गैस दोनों पानी की तरह बह सकते हैं, इसका मतलब ये दोनों तरलता का गुण प्रदर्शित करते हैं। आज का जो लास्ट गुण है दोस्तों वो है विसरण दर। मैं आपको बता चुका हूँ विसरण क्या है। पदार्थ का अपनी अधिक मात्रा से कहाँ जाना? कम मात्रा की ओर जाना, क्या कहलाता है? विसरण। जैसे अपने पढ़ा था भी, इत्र की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, अगरबत्ती की सुगंध फैल जाती है, शाही का पानी में घुलना, ये सब विसरण पर आधारित है, अपने पढ़ चुके हैं। अब देखो दोस्तों, विसरण किसमें? विसरण वही ज़्यादा प्रदर्शित करेगा जिसके कण गति करेंगे। अब एक कॉमन सी बात है, देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा गति कौन कर सकता है इनमें से?
गति विसरण वही ज़्यादा प्रदर्शित करेगा जो गति कर सकता है। गति करेगा तभी तो वो ज़्यादा मात्रा से कहाँ जाएगा, कम मात्रा की ओर जाएगा। अगर वो गति नहीं कर सकता, उसके कणों में गतिज ऊर्जा ही नहीं है, तो वो कैसे जाएगा अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर, यानी उस समय उसमें विसरण की दर क्या हो जाएगी, कम। तो आप ध्यान से देखो दोस्तों, किसके कणों में गति ज़्यादा हो रही है, तो साफ दिखाई दे रहा है भी गैस के कण क्या कर रहे हैं, स्वतंत्र गति कर रहे हैं और इनके कणों में गतिज ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा। यानी सबसे ज़्यादा विसरण दर कौन प्रदर्शित करेगा, सर्वाधिक विसरण दर कौन करेगा, सर्वाधिक विसरण दर किसमें होगी, गैस में। कारण क्या है, चूंकि इसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, सर्वाधिक होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, सर्वाधिक। और ठोस का क्या होगा, न्यूनतम। ठोस में क्या होगा, न्यूनतम। कारण क्या है, कणों की गतिज ऊर्जा क्या है, कम है। अब कणों की गतिज ऊर्जा कम क्यों है, क्योंकि आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, सारों को बांध के रखा हुआ है। अब बांध के रखा हुआ है तो कण बेचारे विसरण कहां से करेंगे। यानी सबसे कम विसरण दर किसमें होती है, ठोस में। सबसे ज्यादा किसमें होती है, गैस में। और ये भाई साहब क्या होंगे, इनका क्या होगा, ठोस से अधिक, परंतु गैस से कम। और कारण क्या है, क्योंकि इनमें आकर्षण बल जो है वो ठोस से तो कम होता है पर गैस से क्या होता है, ज़्यादा। यानी ये गैस की तरह दौड़ नहीं सकते पर ठोस की तुलना में ज़्यादा दौड़ सकते हैं। अब ठोस की तुलना में ज़्यादा दौड़ सकते हैं इसलिए ठोस से ज़्यादा हो गया, और गैस जितना नहीं दौड़ सकते इसलिए गैस से क्या हो गया, कम हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं इनको अपने तुलनात्मक रूप से पढ़ा, ठोस, द्रव और गैस को। इनकी छोटी छोटी बातें जो रह गई है वो मैं अगले वीडियो में कवर करवाऊंगा। 13 गुणों के आधार पर अपने तीनों अवस्थाओं को अच्छे से पढ़ा और इनमें अंतर भी देखा, भी छोटी छोटी बातों का क्या फर्क है इनके अंदर। उम्मीद करता हूं ये तरीका आपको पसंद आया होगा। और बच्चों, आपको कॉपी में भी काम इसी तरीके से करना है, नोट्स भी ऐसे बनाने हैं ताकि जो मैं आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन करवाऊंगा उनके आंसर भी आप अच्छे से कवर कर पाओ। अगर आपको आज की वीडियो, आज का कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनको अच्छा कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, वो अपने से जुड़े और अच्छे से स्टडी करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।